गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लाइव सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ पढ़ा था। एक बार फिर से हम उसको 5 मिनट के अंदर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम चलेंगे आज के नए टॉपिक पर। जो आज हमारा टॉपिक कवर होगा उस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे आपका स्टिमुलस ऑफ हार्मोन रिलीज, पहली चीज हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन, इसका हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हम जनरल स्टडी आप करेंगे, जनरल बताएंगे इसके बारे में कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन हमारा कैसे होता है, इसका एक्शन कैसे होता है, कि हमारे जो हार्मोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं उन सारे हार्मोन्स का क्या क्या मैकेनिज्म, कैसे कैसे मैकेनिज्म उनका होता है, उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका हम बताएंगे किस तरीके से जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में क्या इसका कम्युनिकेशन है, किस तरीके से इनका जो है अपना रिलेशन है, ये सारी बातें हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, हाय परेश सिंह भदौरिया, हाय, गुड आफ्टरनून सलोनी। तो बेटा हम लोग जो है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार बता दें कि हार्मोन हमारा एक केमिकल मैसेंजर होता है और वो हम हार्मोन जो है इसका केमिकल नेचर अलग अलग होता है। इस तरीके से इनके काम करने का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग होगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हार्मोन को स्टिमुलस प्रोवाइड करवाती हैं हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, और उसके बारे में हम आगे चलते हैं। हम आपको बता दें कि ये सारे टॉपिक्स आज हम बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरी एनिमल फिजियोलॉजी जो होती है ये पूरे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के आसपास ही घूमा करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो न्यूरल कंट्रोल सिस्टम है वो हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन को जो है कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो है हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे न्यूरल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके मिल करके एक नई ब्रांच बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो अब हम अपनी बात को आगे शुरू करते हैं इसको समझते हुए। देखिए बेटा इधर कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो कि हमारे हार्मोन कंट्रोल को जो है या हार्मोन सिक्रीशन को ये इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते हैं। आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एक मिनट रुक जाइए जरा सा। ये तो बेटा यहाँ पर 3 बेसिक टाइप के जो है आपके स्टिमुलस होते हैं। पहला स्टिमुलस आपका कौन सा होता है, आपका ह्यूमोरल स्टिमुलस होता है। ठीक है, पहला स्टिमुलस कौन सा होता है, ह्यूमोरल स्टिमुलस होता है। और दूसरा वाला जो होता है न्यूरल स्टिमुलस होता है, और तीसरा वाला होता है आपका हार्मोनल स्टिमुलस। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए कैसे। ह्यूमोरल स्टिमुलस क्या होता है कि जब हार्मोन हमारा ब्लड कंसंट्रेशन लेवल पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जैसे जिनका कंट्रोल जो है हमारा हाइपोथैलेमस और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो उनमें ये चीजें होती हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है ह्यूमोरल स्टिमुलस का, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है आपके कैल्शियम का। आपके किसका एग्जांपल लिया है बेटा, कैल्शियम का एग्जांपल लिया गया है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का एक सेट पॉइंट होता है, कैल्शियम का एक जो है नॉर्मल वैल्यू होती है। जैसे कि कैल्शियम की वैल्यू जो हमारी बॉडी में होती है या हमारे ब्लड में होती है उसकी वैल्यू होती है 10 to 12 मिलीग्राम। अगर इसकी वैल्यू जो है 10 से कम हो जाती है तो हम जो है हाइपोकैल्सीमिया में चले जाते हैं, और अगर इसकी वैल्यू जो होती है ये 12 के ऊपर चली जाती है तब हम किस में चले जाते हैं, हाइपरकैल्सीमिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है कि ये जो आपका रेंज दिख रहा है 10 मिलीग्राम से लेकर के 12 मिलीग्राम के बीच में, इसी के बीच में हमें क्या करना है, हमें इसके लेवल को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये जो ह्यूमोरल स्टिमुलस जिसको कह रहे हैं वो है हमारा क्या, ये कैल्शियम प्रोवाइड करवाएगा। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कौन से हार्मोन का लेवल जो है बढ़ेगा, और कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कौन से हार्मोन का लेवल कम होगा और ज्यादा होगा। इस चीज के ऊपर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे आपके 2 हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड हम आप देख रहे हो, इस पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन, PTH।
ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है हमारा, ये पैराथॉर्मोन है, पीटीएच हार्मोन है। और ये पैराथॉर्मोन का मेन काम क्या होता है कि ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ये एक तरीके से हमारा हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन हुआ, या हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट में एक हार्मोन और होता है जो कि हमारे ये जो दिख रहा है थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड से पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट करता है। फिर से सुनिए हमारी बात, थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट करता है। पैराफॉलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि फॉलिकुलर सेल्स के बिसाइड, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, इसका मतलब फॉलिकुलर सेल्स भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। जैसे फॉलिकुलर सेल से हमारा T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसको हम रिस्पेक्टिवली ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में। तो उस पैराफॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। तो ये जो TCT हार्मोन हमारा है, ये TCT हार्मोन क्या करता है, ये TCT हार्मोन हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को, ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, ये डिक्लाइन करेगा। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का हार्मोन हुआ हमारा, ये हमारा हार्मोन हुआ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, ये हमारा कैसा हुआ, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। तो बात समझिए कि एक सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर ये हमारा जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन और हमारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर। और आप दूसरी तरफ देखिए कि ये जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका रिलेशन ना तो हमारे हाइपोथैलेमस से हो रहा है, ना तो इसका रिलेशन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, और ना ही इसका रिलेशन किसी जो है नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और अच्छे से क्लियर करनी चाहिए कि इस टाइप का जो मैकेनिज्म हो रहा है, इस टाइप का जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है, वो हमारा ह्यूमोरल स्टिमुलस है। कैसे है, हम आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर ये जो 10 to 12 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड में कैल्शियम का लेवल है, इसी को मेंटेन करने के लिए ये सारा काम हो रहा है, ह्यूमरल स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है। अगर 12 से ज्यादा हो रहा है तब भी हमारा कौन सा हार्मोन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जल्दी बताइए। अगर इसकी वैल्यू अगर 12 मिलीग्राम से ज्यादा हो रही है ब्लड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइपरकैल्सीमिया की तरफ जा रहे हैं। तो उस वक्त कौन सा हार्मोन काम करेगा, उस वक्त हमारा थायरोकैल्सिटोनिन काम करेगा, जो क्या करता है, जो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने की वजह से इस हार्मोन को हम कहते हैं, TCT को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन। मतलब कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन या हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इसका एक एग्जांपल और आप ले लीजिए, जैसे हम बात करते हैं किसके, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये देखते हैं इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड होती है, हमारे नॉर्मल ग्लूकोज की लेवल। अगर 80 से बिलो हो रहा है तो हम हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाते हैं, और अगर 120 से अबव जा रहा है तो हम हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाते हैं। और हमको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की, उनमें एक चीज बड़ी अच्छे से क्लियर होती है कि वहां पर हमारा जो हार्मोन काम करेगा वो हार्मोन हमारा कौन सा होगा, वो हमारा हार्मोन होगा पैंक्रियाज से निकलने वाला कौन सा हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होगा। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होगा तब ये किसमें कन्वर्ट होगा, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। आफ्टर द यूटिलाइजेशन ये किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसको कन्वर्जन करवाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो हमारा होता है इंसुलिन। और जब कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बेटा, कम होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो उस वक्त हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए जो दूसरा हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन भैया, उसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है। तो ये जो
लो लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड हाइपर लेवल ऑफ ग्लूकोज, ये जो हो रहा है ये हमको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तरीके से ह्यूमोरल स्टिमुलस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक, अब दूसरी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूरल स्टिमुलस की बात कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते हुए चलिए कि कभी कभी क्या होता है, आप अचानक से चल रहे हो पैदल अपनी मस्ती में, खूब मस्त ऐसे जो है झूमते हुए जा रहे हो, कान में ईयरफोन लगाए हुए कोई बढ़िया सा सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो, और अचानक से कोई कुत्ता आया, डॉग आया और पीछे से भौंका भौं, ठीक है, पीछे से भौंका, तो आप अचानक से जो है तुरंत अलर्ट हो जाते हो और तुरंत भागना शुरू कर देते हो। तो ये क्यों होता है, उस वक्त आपके ऊपर एक इमरजेंसी की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। उस वक्त क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और आपके एड्रिनल मेडुला पर जाकर के एक्ट करता है, और उस एड्रिनल मेडुला से आपका इमरजेंसी हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन कहते हैं। और वो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड में आता है और क्विक एक्शन रिस्पांस को प्रोवाइड करवाता है, और हम बहुत तेजी से भागते हैं और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ एटीपी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है, ये कंडीशन हमारी इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। तो इमरजेंसी की कंडीशन में जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है वो स्टिमुलस हमारा कौन सा हुआ, वो स्टिमुलस हमारा हुआ आपका न्यूरल स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस हुआ बेटा, वो स्टिमुलस हमारा न्यूरल स्टिमुलस हुआ। ये बात आपको अच्छे से याद करनी होगी। ठीक है, याद क्या करनी होगी, आप खाली समझ जाइए। अब जब कभी आप पैदल चलिएगा, अचानक से जब आपके पीछे डॉग अगर भौंक देगा, बार्क कर देगा, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब हमारे ऊपर इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप समझिए। जैसे ये देखिए आपका सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, क्या स्पाइनल कॉर्ड है। दो पार्ट होते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हमें पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपका एक ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये स्टिमुलस कहाँ गया, ये स्टिमुलस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से गया एड्रिनल मेडुला पर। यहाँ लिखा हुआ है मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुलर रीजन पर जाकर के एक्ट किया। एक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कैपिलरी में किस हार्मोन का जो है लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका एपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, और हम बहुत तेजी से भागना शुरू कर देंगे। बहुत तेजी से हम भागेंगे, उस वक्त हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा न्यूरल स्टिमुलस। ठीक, तो ये जो ग्लैंड आप देख रहे हो, ये खूबसूरत सा ग्लैंड जो जोकर की टोपी की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और सबसे ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करने वाला ये ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए इधर बेटा, दूसरी तरफ आपका जो स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है वो स्टिमुलस हमारा है हार्मोनल स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस है, हार्मोनल स्टिमुलस। ये बहुत अच्छे से क्लियर करिए। ये जो हमारा हार्मोनल स्टिमुलस है, ये हमारा जो हार्मोनल स्टिमुलस है, आप देखिए कि यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस है और फिर ये रीजन जो आप देख रहे हो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफिसिस होता है ये वाले का। और ये वाला जो लोब दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफिसिस होता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरो हाइपोफिसिस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं हार्मोनल स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, कैसे, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा टारगेट ऑर्गन है ये है, एक आपका थायराइड ग्लैंड है, दूसरा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और तीसरा क्या है, गोनाड्स या टेस्टिस है। ठीक है, तो हम रिस्पेक्टिवली हम जानते हैं कि आपके थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, या इसी को हम T3 या T4 कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और तीसरी तरफ जो गोनाड्स यानी टेस्टिस से जो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है उस हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको हम, टेस्टोस्टेरोन।
तो बात देखिए कि ये T3 T4 कॉर्टिकॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम होगा और जब ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जब इसका लेवल मतलब इनमें से किसी का भी लेवल अगर कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है और जो ट्रोपिन्स हैं उनके ऊपर हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं हम, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर क्या करता है, एक्ट करता है। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस कह रहे हैं, यहाँ से एक दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है, ट्रोपिक हार्मोन। इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, ट्रोपिन्स भी बोलते हैं। तो ये ट्रोपिन हार्मोन निकला और उस ट्रोपिन हार्मोन के अंदर कौन सा होगा, TSH होगा, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है भाई, ये जाकर के हमारे थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उसके रिस्पांस में क्या निकलेगा, ये T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो आपने यहाँ बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से हार्मोनल स्टिमुलस की वजह से हमारे ब्लड में वेरियस टाइप के हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होता है और ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब T3 और T4 का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो यही एक निगेटिव फीडबैक देगा अपने किसको, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम में, आप इसको भी समझिए अच्छे से कि ये जो आप देख रहे हो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये आप देख रहे हो क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जब कभी हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं भाई, तो हम बता दें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। और ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये दो होते हैं आपके, मेनली दो क्या तीन होते हैं। एक होता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा क्या होता है, सेक्स स्टेरॉइड होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक्स स्टेरॉइड होता है, ठीक। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या निकला बेटा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके इसी एंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स के ऊपर जाकर के एक्ट किया। किसके ऊपर, आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून, हेलो अनुज। आई थिंक मैं समझता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आप इसको क्लियरली समझते हुए चलिए। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आपके हाइपोथैलेमस से क्या निकला बेटा, निकला आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स के ऊपर जाकर के एक्ट किया। कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स के ऊपर एक्ट किया, तब वहां से आपका दूसरा हार्मोन निकला जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन। और ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन है ये जाकर के आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट किया। किसके ऊपर एक्ट किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर के एक्ट किया। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर के एक्ट करने के बाद ये आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज करवाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन करवाएगा। तो आपका जो मेन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है उसको बेटा हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। और आपका जो सेक्स स्टेरॉइड होता है उसके अंदर आपका आता है DHEA। इसका ये स्टैंड करता है डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन के फॉर्म में। तो ये तो था हमारे हार्मोनल स्टिमुलस के बारे में कि भैया कैसे होता है ह्यूमरल स्टिमुलस, कैसे होता है न्यूरल स्टिमुलस, और कैसा होता है हमारा हार्मोनल स्टिमुलस, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम आगे चलते हैं।
अब आप देखिए यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं भाई फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। इसको अभी हम समझाते हैं कैसे होगा ये। हम बताने जा रहे हैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज्म, इसको आप ऐसे समझिए आसानी से। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर खाना खाने के बाद किसी किसी रेस्टोरेंट में एक फीडबैक फॉर्म आता है कि आपको हमारे यहाँ की सर्विस कैसी लगी, आपको हमारे यहाँ का खाना कैसा लगा, आपको हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा, ये सारी बातें आप हमें बताएं। तो हम बहुत जेन्युइनली जो है उसमें बता करके चले आते हैं भाई आपका खाना हमें कम पसंद आया, या बहुत अच्छा खाना था, आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर सो था, ठीक ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। तो वो जो फीडबैक फॉर्म हम भर करके आते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, उस जो है ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा, उस जगह पर पड़ेगा जहाँ पर हम वहाँ से सर्विस लिए थे। तो होगा क्या कि भाई उसकी क्लास लग जाएगी एम्प्लॉय की, भाई तुमने क्यों गलत बिहेवियर किया, ताकि जो अगला कस्टमर आएगा तब वही एम्प्लॉय जाकर के उसके साथ क्या करेगा, एक अच्छा बिहेवियर करेगा। यहाँ पर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, इसमें दो टाइप का फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक तो आपका होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मोस्ट ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल आर रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये एसोसिएट करता है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम से। तो किसी भी सिस्टम को स्टेबल करने के लिए वहां पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के फॉर्म में काम किया जाता है। ये बात आप अच्छे से समझिए। जैसे कोई लड़की है, शुरू में उसने मैगी बनाना शुरू किया और मैगी बनाया और उसने पूछा अपने भाई से कि भाई बताना कि क्या मैगी अच्छी लगी कि नहीं लगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर छोटी बहन ने मैगी बनाया और बड़ा भाई खा रहा है तो बड़े भाई को मैगी कभी पसंद नहीं आएगी, चाहे जितनी अच्छी हो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, वो तो मजाक की बात है। लेकिन अगर जेन्युइनली बताया जाए कि हाँ तुम्हारी मैगी में ये कमी थी, तो वो लड़की क्या करेगी, वो बहन क्या करेगी, वो आगे चल करके उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम एक किसकी तरफ जा रहे हैं, हम एक बेहतर की तरफ जा रहे हैं, हम जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताई कि ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है भाई, ये एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इट इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब जैसे आप समझिए, जैसे इस कमरे में हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एसी चल रही है और एसी में जो है एसी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें कितना मेंटेन करना है, 24 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर होता है तो कोई काम का नहीं है, इससे कम होता है तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो जब हमने क्या किया, इसका जो थर्मोस्टेट है हमने इसको सेट कर दिया 24 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम आए और हमने एसी चालू किया 24 डिग्री सेल्सियस पर, हमने इसको चालू कर दिया। और कमरे का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मली हम मान लेते हैं कमरे का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर है और एसी का थर्मोस्टेट हमने कितने पर सेट किया है, 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है। तो ये टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा और 24 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और पूरे कमरे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। मतलब यहाँ पर समझिए कि हमारी बॉडी में भी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का जो एक लेवल है वो लेवल का एक सेट पॉइंट होता होगा। मतलब ये हार्मोन इतने लेवल पे हमारा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हार्मोन का जो नॉर्मल लेवल है अगर उससे कम हो रहा है तो हाइपोसिक्रीशन कहलाएगा, उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारा हाइपर सिक्रीशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है बेटा, क्या होता है, जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है वही इसका एंड प्रोडक्ट जो है एक स्टिमुलस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जैसे समझिए इधर देखिए,
आपका ये ब्लड वेसल है, आपका क्या ये ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल्स में हम मान लेते हैं कि हार्मोन है T3 और T4। कौन सा हार्मोन है? T3 और T4। T3 T4 क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है। T3 ट्राईआयोडोथायरोइन और T4 क्या है? आपका थायरॉक्सिन है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, या आप कहिए कि यहाँ से हार्मोन निकला, हार्मोन नंबर 1, यहाँ पर आपका निकला हार्मोन 1। अब ये हार्मोन 1 आपके किस पे काम किया बेटा? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ ट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं, आपके कौन से निकले? ट्रोपिन हार्मोन्स निकले। और ये जो ट्रोपिन हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपिन हार्मोन को हम कहते हैं ये हार्मोन नंबर 2 हुआ। हार्मोन नंबर 2 किसके ऊपर काम किया बेटा? हार्मोन नंबर 2 आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम किया। और ये थायराइड ग्लैंड से जो आपका हार्मोन निकला, ये T3 T4 निकला, इसको हम बोलते हैं हार्मोन नंबर 4। क्या कहते हैं इसको हम? हार्मोन नंबर 4। अब यही जब हार्मोन नंबर 4 जो है कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जैसे हार्मोन नंबर 4 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ज्यादा हो गई, तो इसका पहला स्टिमुलस निगेटिव वाला जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस को, और दूसरा वाला स्टिमुलस जाएगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये दो लूप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक लॉन्ग लूप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो लूप होता है इस लूप को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग लूप कहते हैं। और इस वाले लूप को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लूप। ये हमारा कैसा लूप है? ये हमारा शॉर्ट लूप है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए आप, इस चीज को हम थोड़ा सा समझा देते हैं इसके माध्यम से। ये देखिए इधर, देखिए इधर, इसको हम बड़ा कर देते हैं बेटा। ठीक है, इधर देखिए आप इधर देखिए, ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या बेटा? ये हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हो रहा है? TRH, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोल रहे हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम किया किसके ऊपर? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर काम किया। और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने क्या सीक्रेट किया? आपका ट्रोपिन हार्मोन। इस ट्रोपिन हार्मोन को हम क्या बोल रहे हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये किसके ऊपर एक्ट किया? ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया। ठीक है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया। और इस थायराइड ग्लैंड ने क्या निकाला? थायराइड हार्मोन निकाला। और थायराइड हार्मोन हमारे कौन से होते हैं भाई? हमारे T3 और T4 होते हैं। ठीक है, और इसने किसके ऊपर एक्ट किया? टारगेट सेल के ऊपर एक्ट किया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा, T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए डॉटेड एरो किसको दिखा रहा है बेटा? इनहिबिशन को दिखा रहा है। तो ये निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन या निगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो हम बोले, इसको ऐसे आसानी से समझिए कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दिया, और साथ ही साथ किसको दिया? हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दिया, ताकि TRH का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। TSH का लेवल फिर उसके रिस्पांस में कम हो जाएगा। मतलब जब हाइपोथैलेमस से TRH का लेवल कम होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH का लेवल भी कम हो जाएगा। अब ये TSH का लेवल जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, थायराइड ग्लैंड इसी TSH के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ही तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो जब TSH ही नहीं रहेगा तो थायराइड हार्मोन कहां से आएगा? अब TSH क्यों नहीं? क्योंकि अब TRH का लेवल क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये बड़ा बेस्ट एग्जांपल था किसका? बहुत ही बेस्ट एग्जांपल था हमारे नेगेटिव फीडबैक का। और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक के बाद हम आपको बताएं आपको कि किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारा होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का बड़ा ही कम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे पॉजिटिव फीडबैक का, वो होगा चाइल्ड बर्थ। क्या होगा बेटा? वो होगा आपका चाइल्ड बर्थ। ठीक है, देखिए इधर, यहाँ पर आप बात को समझिए। हम जानते हैं कि जब फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है
अप्रॉक्सीमेटली जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो फीमेल को क्या होता है, फीमेल को लेबर पेन क्रिएट होता है। और ये लेबर पेन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि उस वक्त जो है जो यूट्राइन मसल्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और उसी प्रेशर से क्या क्रिएट होगा, उसी प्रेशर से क्रिएट होगा लेबर पेन। और ये लेबर पेन जितना ज़्यादा होगा उतना ईजी चाइल्ड बर्थ होगा। ये कंसेप्ट आप रखिए। तो आपने देखा होगा कि जब कभी जो है फीमेल को डिलीवरी होने वाली होती है, मदर को डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारा ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन काम करता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीटोसिन कहाँ पर जाकर के काम करेगा, यूटेराइन मसल्स पर, यानी यूट्रस की मसल्स के ऊपर जाकर के काम करेगा। और वो जो यूट्रस की मसल्स है वो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। तो ये ऑक्सीटोसिन जाकर के वहां पर क्या क्रिएट करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। और उस प्रेशर से क्या होगा, उस प्रेशर से पेन क्रिएट होगा, और उसी पेन को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए उस टाइम पर उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन को कम करने वाला कोई भी हार्मोन, कोई भी निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो रहा है। वहां पर हमारा होता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़े, ताकि उतना ही ज्यादा जो है प्रेशर जनरेट हो, उतना ही ज्यादा लेबर पेन हो, और इजीली क्या हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो। तो आप देखिए कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है, यानी यहाँ पर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सर्विक्स जो होगी वो सर्विक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगी। और मैं आपको बता दूं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो सर्विक्स होता है बेटा, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इट कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 kg ऑफ द वेट। और हम जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका अपना कुछ वेट होता है, उस वेट को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए सर्विक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की टॉपिक में जब हम चलेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस और होता है सर्विक्स का। बस अभी हमें इतना जानना है कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। और हम ये जानते हैं कि हमारा बेटा ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन होता है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं बर्थ हार्मोन कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है मिल्क लेट डाउन फैक्टर। क्या नाम होता है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर। ठीक है, मिल्क लेट डाउन फैक्टर मतलब ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। किसके लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है ये बात अच्छे से याद रखिए आप लोग। और जब मैं ऑक्सीटोसिन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको सम टाइम लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, हमारा है हार्मोन का मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारा हार्मोन जो है काम करता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली ये जो हमारा हार्मोन्स है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, आपका पेप्टाइड हार्मोन, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है मिसलेनियस भी होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं, वो सारे हार्मोन्स हमारे जो है आपके फैटी एसिड डेरिवेटिव होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन और अमाइनो एसिड हार्मोन, ये 2 बेसिक टाइप के हार्मोन्स होते हैं। और एक हार्मोन हमारा होता है स्टेरॉइड नेचर का।
किस नेचर का बेटा, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन होता है। ठीक है, ये बात हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो अब ये जो आपका पेप्टाइड हार्मोन होता है इसको हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है आपका, एक तो आपका शॉर्ट पेप्टाइड होगा, एक आपका कैसा होगा, शॉर्ट पेप्टाइड होगा बेटा, शॉर्ट पेप्टाइड होगा। और दूसरा कैसे होते हैं बेटा, इसके लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं। मतलब लॉन्ग पेप्टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड को हम बोलते हैं प्रोटीन। लॉन्ग पेप्टाइड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अब जैसे शॉर्ट पेप्टाइड में आपका दो हार्मोन आते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है। क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है। और दूसरा आपका आता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये सब हार्मोन जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं बेटा, पेप्टाइड होते हैं। लॉन्ग पेप्टाइड में आपके हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से, जैसे आपका हो गया इंसुलिन, आपका हो गया इंसुलिन, और आपका हो गया ग्लूकागॉन, और कौन से हार्मोन, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कहां से, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वहां से ये जो हार्मोन है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीनेशियस वाले हार्मोन बोलते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में आप समझिए, आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में जो आपका अमाइनो एसिड होता है, एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टायरोसिन कहते हैं। ठीक है, टायरोसिन कहते हैं। और जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं वो उस हार्मोन को हम बोलते हैं एमिनेटेड। कौन सा हार्मोन, एमिनेटेड हार्मोन। ठीक है, एमिनेटेड, एनिमेटेड नहीं कह रहा हूं मैं, एनिमेटेड वो दूसरी चीज हो जाती है। ठीक है, वो नाचने कूदने दौड़ने भागने वाला एनिमेशन हो जाता है। बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एमिनेटेड, मतलब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो अमाइनो एसिड में एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं, सबसे मशहूर है ये, इसका नाम होता है टायरोसिन। क्या है ये टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टायरोसिन जो डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं कैटिकोलामाइन। क्या बोलते हैं, कैटिकोलामाइन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट में। ये कैटिकोलामाइन है। दूसरा जो टायरोसिन डेरिवेटिव होता है उसमें आपका आता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये कैटिकोलामाइन का ही होता है। दूसरा वाला होता है, आप बोलते हैं उसको थायराइड हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई उसको हम, थायराइड हार्मोन। ये भी आपका अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। थायराइड हार्मोन में आपका T3 और T4 आता है बेसिकली। और जो कैटिकोलामाइन आते हैं इनमें दो हार्मोन्स आते हैं आपके, कौन कौन से, एक आपका होता है नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा होता है क्या आपका एपिनेफ्रिन। ठीक है, दूसरा आपका होता है एपिनेफ्रिन। और चूंकि बात यहाँ पर जो है शुरू हुई है तो एक चीज और आप याद कर लीजिएगा कि इसी टायरोसिन का एक अलग डेरिवेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं, मेलानिन। ये कोई हार्मोन नहीं है, ये क्या है, मेलानिन पिगमेंट है। और ये जो मेलानिन पिगमेंट है बेटा, इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे बॉडी का जो कलर है वो सब दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी मेलानिन की वजह से ही हमारी बॉडी का जो कलर होता है, स्किन का जो कलर होता है वो हमें दिखाई पड़ता है मेलानिन की वजह से। ठीक, और इसके अलावा जो हार्मोन होता है उसके बारे में, स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में मैंने बहुत पहले चर्चा कर दी है। तो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो भी पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन होते हैं, जो आपके अमाइनो एसिड नेचर वाले हार्मोन होते हैं, ये आपके जो हार्मोन होते हैं दे ऑल आर लाइपोफोबिक हार्मोन। कैसे होते हैं ये, लाइपोफोबिक हार्मोन होते हैं, मतलब ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। इस चीज को समझिए, लिपिड इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ये लिपिड फ्रेंडली नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, वो आपके स्पेशल टाइप के रिसेप्टर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल पर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जा करके एक्ट करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो आपके ये वाले हार्मोन्स होते हैं, आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं, आपके पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन बेटा आपके लाइपोफोबिक होते हैं। एक्सेप्शन में एक चीज आती है, एक्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन में
आपका आता है थायराइड या थायरॉक्सिन। आपका थायरॉक्सिन जो होता है ये एक्सेप्शन में आता है, ये लाइपोफोबिक नहीं होता, ये लाइपोफिलिक होता है। अच्छा, अब जब लाइपोफोबिक है ये, तो इसका एक्शन करने का कुछ अपना अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि जहाँ कहीं पर भी अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है और आप वहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी को कोई ऑफिस वर्क है, आप उस ऑफिस वर्क में जाने वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई जब आपकी वहाँ पर पहचान नहीं है तो आप ये बोलोगे कि वहाँ पर कोई हमारे पहचान वाला मिल जाए तो हमारा सोर्स लग जाएगा ताकि हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या किए, हम वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने के बाद हमने अपने उस बंदे को ढूंढा जो बंदा मुझे जानता है और वो मेरे लिए काम करवा सकता है। तो हमने उस आदमी से क्या किया, मिन्नत की, उससे जो रिक्वेस्ट की, तो वो आदमी चला गया, आपका काम करवा दिया। आप नहीं गए ऑफिस में, आप ऑफिस में नहीं गए, बट आपका काम उस सेकंड बंदे ने करवा दिया। यानी कि यहाँ पर वो जो आदमी जा रहा है आपका काम करवाने के लिए, वो एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। तो जब हम उसको सेकंड मैसेंजर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई प्राइमरी मैसेंजर भी तो होगा। क्या होगा, कोई ना कोई प्राइमरी मैसेंजर होगा। अब आप समझिए इस बात को कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, सेल के ऊपर आपका इसका कोई सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यह हार्मोन आया, अब यह हार्मोन यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएगा इसको, तो यह हार्मोन जो है बेटा, यह हार्मोन जा करके इसके साथ क्या किया, इसके साथ जो है यहाँ पर बाइंड कर गया। बाइंड किसके साथ करेगा, यहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है उसके साथ जाकर के बाइंड कर गया। अब जब ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जाकर के बाइंड कर दिया, तब इसने किसको एक्टिवेट किया, इसने एक्टिवेट किया सेकेंडरी मैसेंजर को, यानी अपने पहचान वाले को, अपने साथ वाले को उसने एक्टिवेट किया। क्यों 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 एक्टिवेट किया, जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि ये जो हार्मोन है इसका नेचर ऐसा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये अपने पहचान वाले से क्या बोला, यानी कि दूसरे सेकेंडरी मैसेंजर को ये एक्टिवेट करवा दिया। जब ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करवा दिया तो वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या कहलाता है, साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी। अब ये साइक्लिक एमपी क्या करेगा, ये साइक्लिक एमपी वो सारा काम करेगा जो ये सोच करके आया था कि हम करेंगे। मतलब ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, all the physiological activities are done by the secondary messenger. Hence all the amino acid derivative hormones and all the peptide hormones acts via the secondary messenger system. ठीक है, ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करेगा। और एक चीज आप और अच्छे से याद करिए कि जब कभी भी हम सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करवाएंगे तो हमारा काम बहुत फास्ट होगा, हमारा काम बहुत फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो वहाँ उस सेल के लिए, यानी उस इन्वायरमेंट के लिए, उस ऑफिस के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। वहाँ का बॉस उस आदमी को जानता होगा कि भाई चलो ये आदमी हमारी पहचान के, अगर ये कोई काम लेकर के आया है तो इसका काम फटाफट करवा दो, जल्दी से ये काम निपट जाए। तो आप हमेशा याद रखिएगा मोटा मोटा कि जो भी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू जब काम होगा, वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जो काम हो रहा है वो फास्ट एक्शन में हो रहा है, स्लो एक्शन में नहीं होगा। ठीक है। दूसरी तरफ जो स्टेरॉइड हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो मैकेनिज्म वो कैसा होता है बेटा, स्लो मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसी को आप समझिए, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, लोग इस चैप्टर को इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, किसी की जो है बहुत ढेर सारी बड़ी सी नोट्स बन जाती है। अब देखिए इधर, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए इधर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एक हार्मोन है। इस हार्मोन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इस हार्मोन को हम बोल रहे हैं एफएसएच। क्या बोल रहे हैं, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है ये, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से निकल रहा है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या कर रहा है, निकल रहा है। हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये सीक्रेट कर रहा है
और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट करने के बाद यह हमारे फॉलिकल्स के ऊपर यानी कि गोनाड्स के फॉलिकल्स के ऊपर जाकर के काम करेंगे और अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यह हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसा है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, क्योंकि ये कहां से निकल रहा है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आकर के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आकर के क्या करेगा, अटैच करेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं ये क्या होता है बेटा, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन दिखा रहा है, तो इस ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ पर क्या मौजूद है, ये मौजूद है आपका रिसेप्टर प्रोटीन। ये क्या है, यह हमारा रिसेप्टर प्रोटीन। तो इस रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर हमारा ये हार्मोन जो है ये आकर के इसके साथ बाइंड कर गया, ये इसके साथ आकर के बाइंड कर गया बेटा, ये बाइंड कर गया। तो अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर रिस्पॉन्स 1 क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हुआ आपका, रिस्पॉन्स 1 क्रिएट होगा। अब ये रिस्पॉन्स 1 में क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊंगा डिटेल में एक बार फिर से। जो आपका एडेनिल साइक्लेज एंजाइम होता है, वो एडेनिल साइक्लेज एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो अब कैसा हो जाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। कैसे आ जाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। और जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है तब ये इसको एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, जनरेट होगा साइक्लिक एएमपी हमारा कहाँ से, एडीपी मॉलिक्यूल से। तो ये साइक्लिक एएमपी क्रिएट हुआ या कैल्शियम आयन क्रिएट हुआ। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये क्या है, ये सेकेंड मैसेंजर है। ये सेकेंड मैसेंजर बेटा बायोकेमिकल रिस्पांस को शो करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसकी वजह से जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है, यानी कि यहाँ पर इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवाना, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवाना। आपको मैं बताऊंगा कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको एफएसएच का, एलएच का जो प्रॉपर रोल होता है वो मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। वहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में ये पूरा का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर बेटा ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने बताया ये जो एफएसएच है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर हमारे होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर हमारे कौन कौन से होते हैं उनका नाम आप लिख लीजिएगा। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर में आपका आता है साइक्लिक एएमपी। क्या आता है, साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आपका आता है साइक्लिक जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आपका आता है कैल्शियम आयन, जैसा कि यहाँ पर आपके इसमें मेंशन है। और उसके बाद आपका आता है IP3। IP3 क्या है बेटा, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। इसके बाद ये चीज तो हो गई आपकी। उसके बाद आपका जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बेटा, हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर ये वाला साइड देखिए, ये आप देखिए जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे बेटा वो आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी कि लाइपोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं, वो लाइपोफिलिक होते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉपर डायग्राम है, इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, इसी पे हमें फोकस करते हुए देखना है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये डायग्राम आप जाइएगा आज अपनी कॉपी पर, अपनी बुक पर 341 पेज पर आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बेटा ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारा क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन है, हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं बेटा कि हमारा ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे सेल मेम्ब्रेन का सेकेंड सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करवाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन उतना नुकसानदेह नहीं होगा अगर हम उसको जो है प्रॉपर अमाउंट में ही कंजप्शन करें।
क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो आप जानते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन भी स्टेब्लिश नहीं करेगा। अब जब सेल मेम्ब्रेन ही स्टेब्लिश नहीं करेगा तो जो सेल है, सेल भी सर्वाइव नहीं करेगा, सेल की जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई ऑर्गेनिज्म ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है। तो ये सेल मेम्ब्रेन भी हमारी किसकी बनी हुई है भाई, सेल मेम्ब्रेन भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है ना, यानी लिपिड का बना हुआ है। और जितना भी आपका स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हमने बताया आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से और आपके कहां से बेटा, आपके गोनाड से, आपके गोनाड से। ठीक है, ये गोनाड से जो है हार्मोन सिक्रीट जो होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से और ओस्ट्रोजन हमारे टेस्टिस उससे ओवरी से निकल रहा है। तो ये जितने भी हार्मोन्स हमारे होते हैं ये सब के सब हमारे स्टेरॉयड नेचर वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया गया है वो है हमारा क्या, एस्ट्रोजन। वो क्या है हमारा, एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर मौजूद होता है, इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है और ये बनाता है हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये हमारे डीएनए के ऊपर जाकर के एक्ट करेगा और डीएनए के किस रीजन पर जाकर के एक्ट करेगा, डीएनए के प्रमोटर रीजन पर जाकर के एक्ट करेगा। कहाँ पर, ये प्रमोटर रीजन पर जाकर के एक्ट करेगा और वहां से हमारे एमआरएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। और जब एमआरएनए बनेगा तो इसी एमआरएनए के अंदर क्या होंगे बेटा, कोडॉन्स होंगे। इसी एमआरएनए के अंदर जो है इंफॉर्मेशंस होगी किसके लिए, अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए। और यही अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग से क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, आगे चल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। सेंट्रल डॉग्मा आपको पता है, ये एमआरएनए कहाँ पर जाएगा बेटा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये प्रोसेस आपका पूरा का पूरा जो है सेंट्रल डॉग्मा वाला प्रोसेस आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना इसका एस्ट्रोजन के साथ, ये किस लेवल पर काम कर रहा है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, वो हमारे जीन लेवल पर काम करता है। मतलब जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो हमारे जीन इंटरेक्शन को रेगुलेट करते हैं। जीन इंटरेक्शन के थ्रू जो है ये मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। और एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए बेटा लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस की वॉल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये अंदर आता है। और यहाँ पर ये क्या मौजूद है बेटा, जीनोम। और जीनोम में क्या मौजूद है, जीनोम में क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए बनेगा। जब ये प्रमोटर रीजन से जाकर के ज्वाइन करेगा और फिर क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, टिश्यू की ग्रोथ होगी, यानी कि सेल का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, सेल्स का हमारे डिफरेंशिएशन होगा। ये बात बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस चीज को आप फिर से समझिए कि जब कोई हमारे जान पहचान वाला होता है जिसके साथ हम बहुत फ्रेंडली होते हैं तो वहाँ पर हमें पूछने आछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली जो है उसके घर में चले जाते हैं। लेकिन जब यही दरवाज़ा हमारे लिए अगेंस्ट हो जाता है, मतलब यही सेल मेम्ब्रेन जो है, जो लिपिड सॉल्युबल है, जो लिपिड का बना हुआ है, इसी के ऊपर कोई आपका जो है एफएसएच या एलएच हार्मोन या आपका इंसुलिन या आपका ग्लूकागॉन या आपका एपिनेफ्रिन या आपका नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन्स आकर के जब एक्ट करेंगे तो वो खुद नहीं एक्ट करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेंगे। तो प्राइमरी मैसेंजर कौन हुआ हमारा, प्राइमरी मैसेंजर हमारा हुआ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जो कि आया है सेल मेम्ब्रेन तक। सेकेंडरी मैसेंजर कौन हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर का नाम हमने बताया, जो कि अपना एक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है। लाइक हमारा साइक्लिक एमपी हो गया, आपका साइक्लिक जीएमपी हो गया, आपका इनोसिटोल 3 फॉस्फेट हो गया और आपका क्या हो गया, कैल्शियम आयन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई। ठीक, और एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो आपका वाटर सॉल्युबल वाला हार्मोन था, जो हमने इससे पहले मैकेनिज्म बताई थी, उसका रिएक्शन फास्ट होता है और इसका रिएक्शन कैसा होता है बेटा, इसका रिएक्शन स्लो होता है, इसका स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका स्लो रिएक्शन होता है। तो आप समझिए, अगर किसी पेशेंट को एज्मा का अटैक आया है, एज्मा का अटैक आया है, तो उस वक्त हम उसको क्या देंगे, हालांकि उसको स्टेरॉयड हार्मोन देना जरूरी है, उसका स्टेरॉयड हार्मोन देना जरूरी है। गुड आफ्टरनून राजेंद्र, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आप देखिए इधर उसको उस वक्त अस्थमा को उसको अटैक आया है तो उस वक्त उसको जो है स्टेरॉयड देना जरूरी है, लेकिन उस वक्त हमें पेशेंट की जान बचानी भी जरूरी है। पेशेंट की जान बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस वक्त हमें उसको तुरंत
एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। किसका इंजेक्शन देना पड़ेगा? एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो एड्रेनालिन होता है बेटा, ये आपका पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर होता है। एड्रेनालिन हमारा क्या होता है? ये हमारा पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बेटा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरीके से ये प्रॉपर नर्वस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस से क्या होता है? कनेक्टेड होता है बाय द टू सिस्टम। एक होता है हमारा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एक्सॉन्स के थ्रू। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हार्मोन, हमारा ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हमारा ये हाइपोथैलेमस है, समझिएगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से लगा हुआ ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हमारा क्या? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है। ये हमारा पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? ये कनेक्टेड होता है इन्फंडिबुलम के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? इन्फंडिबुलम के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? और ये एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पर इस डायग्राम में आप समझिए, इस डायग्राम में आप समझिए बहुत अच्छे से, देखिए जरा। ये आपके हाइपोथैलेमस में 3 टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और वो 3 टाइप के न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल हाइपोथैलेमस, जिनको हम बोलते हैं ट्यूबेरल न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबेरल न्यूक्लियाई, इनको हम बोलते हैं ट्यूबेरल न्यूक्लियाई। और ये जो ट्यूबेरल न्यूक्लियाई रिलीज करते हैं क्या क्या बेटा? ये रिलीज करते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या क्या रिलीज करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, किसका सिक्रीशन करेंगे? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। कौन कर रहा है? ये ट्यूबेरल न्यूक्लियाई। और ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? ये कनेक्टेड होगा हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट होगा। दूसरा आपका होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बेटा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होगा। और एक होगा आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो आपका ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होते हैं। और ये कनेक्ट होते हैं हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। किससे कनेक्ट होंगे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो आपका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से जो हार्मोन का सिक्रीशन होगा वो होगा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इन सब के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेटा हमारी क्लास कल भी है। ठीक है, ये हमारी क्लास कल भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सेम टाइम पर। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, इसको याद करने का तरीका है, ये सन है, सन के आगे एक जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तो ये आप भूलिएगा नहीं, सोना। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज कर रहा है बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा, ठीक है, किसी बच्चे ने जवाब दिया पीवीएन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, बहुत अच्छा बताया उसने। अब जब सोना याद हो जाएगा तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है ये रिलीज करता है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करेगा? ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम आपको बता दिए। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है ये आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से देखिए ये आकर के कनेक्ट हो रहा है किसके थ्रू? एक्सॉन्स के थ्रू आकर के कनेक्ट हो रहा है। आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है ये आकर के कनेक्ट हो रहा है एक्सॉन्स के थ्रू आपके किससे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। लेकिन जो आप यहाँ पर देख रहे हो आपका ट्यूबेरल न्यूक्लियाई या इसी को हम बोलते हैं वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस,
ये आपका कनेक्ट हो रहा है कहाँ पर, ये आपका कनेक्शन हो रहा है किसके साथ, आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ। और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन होने के बाद हमने बताया ये रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ये कंट्रोल करता है हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, मतलब जितने भी ट्रोपिन्स हैं, उन सारे ट्रोपिन्स को रिलीज करवाने और उनको इनहिबिट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबल जो काम है वो कौन करता है, हमारा वेंट्रल हाइपोथैलेमस यानी वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो बेटा ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे आपको, कल की बात जब हम करेंगे तो कल हम आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ाएंगे। हम आपको हाइपोथैलेमस के कितने टाइप के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उनका हाइपो सिक्रीशन कैसा होता है, उनका हाइपर सिक्रीशन कैसा होता है, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।